हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करी थी और हमने फाइनल अकाउंट्स के ऊपर विदाउट एडजस्टमेंट कुछ एग्जांपल्स करी थी। तो आई होप आपको पिछला वीडियो देख के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं ये इस पे काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। आज के इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि एडजस्टमेंट की क्यों जाती हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये कौन-कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जिन्हें हमें फाइनल अकाउंट्स में करना पड़ता है और फिर देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट्स की कैसे जाती हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती क्यों है, ठीक है? देखिए, हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज़ वी हैव टू फॉलो सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। जब हमने अकाउंटिंग सीखना स्टार्ट किया था, उस टाइम हमने बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन सीखे थे। हमें अपने अकाउंट्स को उन कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बनाना होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक है कॉन्सेप्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जिसके हिसाब से वी शुड रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू एंड नॉट एज एंड व्हेन दे आर एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। बट ईयर एंड में क्या हो सकता है, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं जिन ट्रांजैक्शंस को अभी तक हमने या तो पे नहीं किया है या हमें वो रिसीव नहीं हुई है उनकी मनी, लेकिन वो ड्यू हो चुके हैं। तो इस तरह के केसेस में हमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए उन ट्रांजैक्शंस को करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल में अभी हमने ना तो पे किए हैं, ना ही रिसीव हुए हैं। तो एक्चुअल में तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स में हुई नहीं होगी, तो हमें इसीलिए वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है? सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस को मैच करना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम कई बार एक्सपेंसेस को पहले ही पे कर देते हैं, ठीक है? प्रीपेड होते हैं कई बार एक्सपेंसेस। तो जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम हम नॉर्मली 1 ईयर के लिए पे करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल इंश्योरेंस, ठीक है? बिज़नेस में जैसे हम अपनी फैक्ट्री इंश्योर करते हैं, मशीनरीज़ इंश्योर करते हैं। तो जो इंश्योरेंस होता है वो लमसम में होता है फॉर अ ईयर। अब वो 1 अप्रैल को तो स्टार्ट नहीं होगा, किसी का जून में हो सकता है, किसी का जुलाई में, किसी का अक्टूबर में। तो इस तरह के केसेस में हम प्रीमियम तो पूरे साल का पे करते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर तक मिलता है। तो इस तरह के केसेस में हमें उन एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज़ हम सिर्फ़ 31 मार्च तक का एक्सपेंस ही ले सकते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो नेक्स्ट ईयर में फ़ॉल करेगा। तो इन कुछ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी कि हम एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट्स में क्यों करते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। तो एक बार मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, फिर हम एक-एक करके इस पे डिस्कशन करेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, हमें ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में डालना पड़ता है, तो इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। फिर आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो अभी तक हमने पे नहीं किए हैं। फिर आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में ही पे कर दिए हैं, तो इनकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर आते हैं एक्रूड इनकम्स, यानी इनकम्स ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। इसका मतलब ये वो इनकम है जो हमें मिलनी चाहिए थी लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो इस तरह की इनकम्स को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली आती है अर्न अर्न्ड इनकम। तो जैसे हम कई बार एक्सपेंसेस प्री पे कर देते हैं, वैसे ही हमें कई बार इनकम्स भी एडवांस में मिल जाती हैं। तो जब हमें इनकम एडवांस में मिल जाती है, तो इस तरह की एंट्रीज़ को भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड तो नहीं है इनकम। सिमिलरली डेप्रिसिएशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट व्हिच वी हैव टू डू। जो हमारे एसेट्स होते हैं उनके लिए हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है, तो वो ईयर एंड में हम एडजस्टमेंट्स के थ्रू करते हैं। फिर आ जाते हैं बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये भी एडजस्टमेंट्स हम ईयर एंड में करते हैं, रिव्यू करते हैं कि हमारे कितने जो डेट्स हैं वो नॉन रिकवरेबल हैं या कितने डेट्स पे हमें डाउट है, तो उनके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो कई बार हमें डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम प्रोविज़न पहले से ही बना लेते हैं। अब ये जो हम बनाते हैं, ये करते हैं कंज़र्वेटिज़्म कॉन्सेप्ट की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बहुत सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। कंज़र्वेटिज़्म ये कहता है, वी शुड अकाउंट फॉर ऑल नोन लॉसेस एंड वी शुड नॉट अकाउंट फॉर नोन प्रॉफिट्स अनटिल एंड अनलेस दे आर एक्चुअली अर्न्ड।
तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर हमें पता है कि हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा तो हम उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न बना लेते हैं। देन कम्स मैनेजर्स कमीशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कई बार हम मैनेजर्स को परसेंटेज की फॉर्म में कमीशन देते हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट्स भी नेचुरली P&L कंप्लीट होने के बाद ही होगी। फिर होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम कई बार ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उसको भी बुक्स में एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सारे केसेस थे उन सारी एडजस्टमेंट्स के जो हमें फाइनल अकाउंट्स में करनी पड़ती हैं। अब इस सब में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट्स व्हिच आर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस विल बी एडजस्टेड फॉर बोथ द एस्पेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई कोई एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है, ठीक है? तो उस केस में उसकी 2 एंट्रीज़ होंगी, एक डेबिट साइड की, एक क्रेडिट साइड की, और यू कैन से कि बोथ एस्पेक्ट्स वी नीड टू टेक इंटू कंसिडरेशन, ठीक है? जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज़ क्लोजिंग स्टॉक है, हमने पिछली वीडियोज़ में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक पे एडजस्टमेंट्स कर रखी हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, एक तरफ हम क्या करते हैं, डेबिट करने के लिए हम दिखाते हैं उसको बैलेंस शीट में। तो जब बैलेंस शीट के जो एसेट्स होते हैं, उनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो जब हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो हम उसका डेबिट एस्पेक्ट यूज़ करते हैं, और दूसरी तरफ हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो हम उसका क्रेडिट साइड का एस्पेक्ट यूज़ करते हैं, और जब हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो हम डेबिट साइड का एस्पेक्ट यूज़ करते हैं। तो बाहर जितनी भी एंट्रीज आएंगी ट्रायल बैलेंस के बाहर, उनका हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स का इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में देना होता है। इफ एनी वैल्यू इज गिवन विद इन ट्रायल बैलेंस, तो दिस मीन्स एडजस्टमेंट्स हैज ऑलरेडी बीन डन एंड नाउ एंट्री नीड्स टू बी पुट ओनली इन वन प्लेस। तो जब हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई एडजस्टमेंट दिखती है, एडजस्टमेंट मतलब जैसे इस एग्जांपल में हमने क्लोजिंग स्टॉक की बात की, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब इसके बैक एंड की एडजस्टमेंट सारी हो चुकी हैं, फिर हमें सिर्फ एक जगह पे एंट्री करनी होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक के केस में हम इसको सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, अभी आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री अगर हमें बाहर मिलती है, ठीक है? बाहर मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलती है, तो उसके डेबिट और क्रेडिट बोथ एस्पेक्ट्स की हमें जो इफ़ेक्ट है वो फाइनल अकाउंट्स में देना होता है। और अगर वो अंदर होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसका सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट देना होता है। वो डिपेंड करता है कि वो डेबिट एंट्री है या क्रेडिट एंट्री है, ठीक है? बाकी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब एक-एक करके स्टार्ट करते हैं इन एडजस्टमेंट्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। हालाँकि हमने लास्ट वीडियोज़ में इस पे कर दी थी, लेकिन एक बार फिर से आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। सो व्हेन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो जब ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। तो इससे हमारी क्रेडिट की एंट्री हो जाती है। और जब हम इसको बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट कैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाने के लिए हम उसको एसेट की तरह दिखा देते हैं। तो एसेट के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, तो जब हम उसको एसेट दिखाते हैं तो हम डेबिट एस्पेक्ट टच कर लेते हैं, और जब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट एस्पेक्ट टच कर देते हैं। तो इससे हमारे बोथ एस्पेक्ट्स हमारे फाइनल अकाउंट्स में चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, तो उस केस में इसका मतलब ये है कि हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। तो पहले उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट होती क्या है। तो इस क्लोजिंग स्टॉक में हमें ये एडजस्टेड परचेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब ये होता है कि देखिए, हमारी कॉस्ट आती है परचेज़ की। हम क्या करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में सेल्स माइनस परचेज़ इज़ इक्वल टू आवर ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इतना क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें। हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और एंड में कुछ स्टॉक रह भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कैसे करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, हम इसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं परचेज़ेज़ की कॉस्ट में। तो उससे क्या होता है, ये सारी परचेज़ेज़ एडजस्टेड परचेज़ेज़ में आ जाती हैं। तो फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल में आ जाता है सेल्स माइनस एडजस्टेड परचेज़ेज़। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये वाली जो एडजस्टमेंट्स हैं ये हो चुकी हैं। तो इसीलिए हमें दोबारा से ये सारी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब हमें क्रेडिट साइड की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी परचेज़ेज़ को एडजस्ट कर दिया है। तो ऐसे केस में ना तो आपको ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमने एडजस्ट करके ख़त्म कर दिया होता है और क्लोजिंग स्टॉक हमने एडजस्ट करके बुक्स में ले आए होते हैं। तो जब इस तरह का केस आएगा तो हम सिर्फ बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट करेंगे, और बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, उसको एसेट की तरह दिखाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। मैं फिर से समराइज़ कर रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो हम क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक की,
और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में एसेट दिखा देंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट दिखाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बाकी जो एग्जांपल्स हैं, हम एंड में एक ही बार कुछ एग्जांपल्स यूज़ करेंगे जिसमें हम ये मल्टीपल जो एडजस्टमेंट्स हैं वो करते रहेंगे। एक एक एडजस्टमेंट करने की बजाय अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मीनिंग समझा रहा हूँ, तो सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन सब एंट्रीज के बारे में। इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हम एग्जाम्पल्स में एंड में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एज द नेम सजेस्ट ये वो एक्सपेंसेस हैं जो अभी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब है कि एक्सपेंस हमारा ड्यू हो चुका है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया है। तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, हमें एक्सपेंसेस को बुक्स में दिखाना पड़ेगा। तो बुक्स को में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, दो तरह की एडजस्टमेंट जैसे मैंने बताया। जब हम डेबिट साइड की एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डिपेंड करता है कौन सा एक्सपेंस है और वो कहाँ जाएगा। अगर वो ट्रेडिंग में जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में उस एक्सपेंस को दिखाएंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आता है तो उसमें दिखाएंगे। हम करेंगे क्या, अगर हमारे पास ऑलरेडी वो एक्सपेंस है तो हम उसको नॉर्मल जब नोट करेंगे उसमें ऐड कर देंगे ये आउटस्टैंडिंग वाला पोर्शन जो ड्यू हो चुका है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम हर महीने रेंट पे करते हैं सपोज 10,000 का, और हमारा मार्च का रेंट अभी पेंडिंग है। तो 31 मार्च को हमने बुक्स क्लोज करी, तो हमारा मार्च मंथ का ड्यू हो चुका है लेकिन हम पे करेंगे सेकेंड को। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम 31 मार्च को क्या करेंगे, जो हमने ऑलरेडी रेंट पे कर रखे होंगे उसमें प्लस 10,000 जो कि मार्च का ड्यू है वो पी एंड एल में डाल देंगे। और दूसरी इससे डेबिट एंट्री हो गई, हमारी डेबिट की ट्रांजैक्शन होगी। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में उसको एक लायबिलिटी की तरह शो कर देंगे। वैसे भी वो एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, हमने पे करना है, तो फ्यूचर की लायबिलिटी बन चुकी है। तो ये हमारा क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटीज़ के बैलेंसेस होते हैं क्रेडिट, तो ये हमारा क्रेडिट एस्पेक्ट भी टच हो जाएगा। तो हमने डेबिट भी कर दिया फाइनल अकाउंट्स में और क्रेडिट भी कर दिया। ठीक है, तो ये तब होगा जब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है। लेकिन अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है कि सपोज रेंट ड्यू जो है वो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया है, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट जो हमें करनी थी, एक्चुअल में हम करते हैं क्या, एक्सपेंस ऐड करने का मतलब क्या है, हम करते हैं रेंट को डेबिट कर देते हैं, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और रेंट ड्यू करके एक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इससे क्या होगा, रेंट हमारा बढ़ जाएगा और ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? तो जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, इसका मतलब ये एंट्री हो चुकी है। तो इसका मतलब हमारा ऑलरेडी रेंट अकाउंट में डेबिट हो चुका है। तो हम सिर्फ़ एक एंट्री करेंगे जो कि बैलेंस शीट में बची है, दैट इज़ रेंट ड्यू अकाउंट को लायबिलिटी अकाउंट लायबिलिटीज़ में शो कर देंगे। ठीक है? तो ऐसे कोई भी एक्सपेंस हो, जितने भी एक्सपेंस हैं जो अभी हमारे आउटस्टैंडिंग हैं, जो हमें हमारे ड्यू हो चुके हैं, उनको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे बुक्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये उसके उल्टे हैं, ये हमने एडवांस में पे कर दिए हैं। तो अगर हमने एडवांस में पे कर दिए, इसका मतलब ये अभी ड्यू तो नहीं हुए थे। तो हमने जब पे किए होंगे तो हमने एक्सपेंस अकाउंट को ऑलरेडी डेबिट कर दिया होगा। अब हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस करके एक अकाउंट बनाएँगे, जो भी वो एक्सपेंस है। जैसे इस केस में अगर हम रेंट की बात कर रहे हैं तो हम प्रीपेड रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो भी कंसर्न्ड एक्सपेंस है, यानी इस केस में रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इससे क्या होगा, जब ये एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा तो उतना पोर्शन इसमें से माइनस हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस नाम की एक एंट्री आ जाएगी डेबिट में। तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, हम इसको जब पी एंड एल में दिखाएँगे या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएँगे, जो भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का मतलब ये होता है कि हमने एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और एक तरफ आपका प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से अकाउंट खुल जाएगा, तो ये आपका डेबिट बैलेंस है, ये एसेट बन गया आपका। तो हम बैलेंस शीट में इसको एसेट की तरह दिखाते हैं कि हमने ऑलरेडी एक एक्सपेंस प्रीपे कर लिया है, ऑलरेडी पेड है। ठीक है? और अगर ये अंदर है ट्रायल बैलेंस के तो सेम लॉजिक, इसका मतलब हमारी ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो हमें सिर्फ बैलेंस शीट वाला एस्पेक्ट इसको दिखाना है, यानी कि हमें सिर्फ एक एसेट की तरह प्रीपेड एक्सपेंस को शो करना है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसको करना कैसे है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू दोज़ कमेंट्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्रूड इनकम। अब ये एक्रूड इनकम का मतलब हुआ इनकम विच हैज़ बिकम ड्यू बट इज़ नॉट रिसीव्ड। तो ये ड्यू इनकम है। जैसे ड्यू एक्सपेंसेस ड्यू की हमने बात करी, ये इनकम ड्यू है, ड्यू हो चुकी है, रिसीव नहीं हुई है।
तो इस तरह के केस में ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, हम इनकम को इंक्रीज़ करेंगे। इनकम इंक्रीज़ करने के लिए हमें इनकम के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और एक क्रेडिट करेंगे तो एक डेबिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे, एक एसेट बना लेंगे इनकम, एक्रूड इनकम का, ठीक है? तो एक्रूड इनकम का, जैसे सपोज़ सेम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमें रेंट मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्रूड रेंट, मतलब हमारा ड्यू हो चुका है 31 मार्च को लेकिन अभी मिला नहीं है। तो ये हमारा एक एसेट बन जाएगा, तो इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे और ये हमने प्रॉफ़िट अपना जो इनकम है उसको बढ़ा लेंगे, तो ये इनकम में ऐड कर देंगे क्रेडिट साइड पे प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर ये अंदर आती है, अंदर मतलब अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम एक्रूड दिखा रहा है, इसका मतलब वो एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना है और बैलेंस शीट में हम क्या दिखाएँगे, सिर्फ एक एसेट दिखा देंगे एक्रूड इनकम का। नेक्स्ट आ जाती है इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये उसका उल्टा भी हो सकता है कि एडवांस में ही हमें इनकम मिल गई। अब नेचुरल सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे, इनकम को रिड्यूस करेंगे और एक लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। तो प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में हम जो इनकम अकाउंट है उसको माइनस कर देंगे इतनी अमाउंट से जितनी हमारी इनकम एडवांस में रिसीव हो चुकी है और बैलेंस शीट में इसको एक लायबिलिटी की तरह शो कर देंगे। और ये तब करेंगे जब हमें आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस ये एंट्री दी गई है। और अगर ये एंट्री हमें विद इन द ट्रायल बैलेंस दी गई है तो हम सिर्फ लायबिलिटी शो करेंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट हमारी आ जाती है डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब डेप्रिसिएशन में हमें अगेन, अगर हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो हम क्या करेंगे, हम एक डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम का एक्सपेंस क्रिएट करना पड़ता है। इसकी कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्थ में सीख ली थी। तो हमें जो भी दिया होगा उतना हम कैलकुलेशंस करके डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब पी एंड एल में या ट्रेडिंग में, डिपेंड करता है किस एसेट की हम बात करें, एक एक्सपेंस की तरह शो कर देंगे। तो ये अपना डेबिट साइड हो जाएगा। और क्रेडिट साइड के लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके हो सकते हैं। अगर हम सिंपल एसेट में से माइनस करते हैं वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एसेट में से माइनस कर देंगे। तो जब एसेट में से माइनस करेंगे तो ये क्रेडिट एस्पेक्ट आ जाएगा। दूसरा केस आता है कि अगर हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट कर रखा है, तो हम क्या करेंगे? अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमारी बुक्स में आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है, हम क्रेडिट करने के लिए इतनी अमाउंट से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को इंक्रीज़ कर देंगे और एसेट उसी वैल्यू से अपनी बुक्स में रहेगा। ठीक है? तो ये हमारी एडजस्टमेंट 2 तरह की हो सकती हैं बैलेंस शीट के अंदर। अब बारी आती है कि अगर हमें डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए हम एंट्री करते क्या हैं। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके, जैसे मैंने अभी बताया, टू या तो एसेट अकाउंट को करेंगे या फिर टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे। तो अगर हमें ट्रायल बैलेंस में ये डेप्रिसिएशन दिख रहा है, दैट मीन्स ये वाली एंट्री हो चुकी है। तो इसका मतलब हमने बैलेंस शीट वाली एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी है। तो इस तरह के केस में हम सिर्फ ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब हम सिर्फ डेप्रिसिएशन को पी एंड एल में या ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस की तरह शो करेंगे। ये वाला पोर्शन हम कर चुके हैं, तो ये वाला पोर्शन हम बाहर से नहीं करेंगे। ठीक है? आई होप अब आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो गई होगी कि बाहर होने का मतलब ये होता है कि जो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। बैड डेट्स। अब बैड डेट्स का मतलब होता है वो डेट्स जो हम रिकवर नहीं कर पाए, यानी ये हमारा लॉस हो गया है। तो नेचुरल सी बात है, जब हम लॉस होता है तो हमें एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। तो अगर हमें बैड डेट्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिए हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे एक्सपेंस है। तो हमें एक्सपेंस में ऐड करना है। अगर ऑलरेडी बैड डेट्स हैं तो उसमें ऐड करेंगे। ठीक है? तो पहले इसकी एडजस्टमेंट एंट्री समझ लेते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री सिंपल होगी, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, नेचुरल सी बात है, और डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है? जितने हमारे बैड डेट हो गए, कंसर्न्ड डेटर का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब हमें अब उससे पैसे नहीं लेने हैं, क्योंकि वो तो बैड डेट हो चुका है। तो ये हमारी एक बेसिक एंट्री होती है। ये एंट्री अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब हम ये दोनों एंट्रीज़ करेंगे, तो इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा? बैड डेट में ये एक्सपेंस में पी एंड एल में बढ़ जाएगा और टू डेटर्स अकाउंट करने का मतलब है हमारे सन्ड्री डेटर्स में से ये कम हो जाएगा, तो ये हमारी चली जाएगी बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट। तो डेबिट साइड की एडजस्टमेंट पी एंड एल में चलेगी और क्रेडिट साइड की एडजस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में चली गई। अब बारी आती है कि अगर हमें ये विद इन द ट्रायल बैलेंस दिया है, तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, इसका मतलब ये एंट्री हो चुकी है। तो ये एंट्री हो चुकी का मतलब हमने ये वाला एस्पेक्ट, मतलब बैलेंस शीट वाला एस्पेक्ट भी कर लिया है और ये वाला एस्पेक्ट भी कर लिया। अब इस तरह के केस में जब एंट्री आ गई है, इसका मतलब डेटर्स हमारे ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ बैड डेट्स को पी एंड एल में दिखाना है, ट्रेडिंग में नहीं आएगा,
बैड डेट्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बैड डेट्स का भी क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी थोड़ी देर में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इनको एक्चुअल में करना कैसे है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब यह है कि हमारे अभी बैड डेट हुए नहीं है, लेकिन हमारी हिस्ट्री कहती है कि हमारा ऑन एन एवरेज 2% या 4% या 5% जनरली बैड डेट्स रहते हैं। तो अगेन हम कॉन्जर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और हम पहले से ही बैड डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह के केस में आपको जनरली क्वेश्चन में क्या आएगा, ऑलरेडी बैड डेट्स होंगे क्वेश्चन में जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेट आएगा। तो हमें इन दोनों को कंबाइन करके दिखाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसको एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं। अगर हमारे पास बैड डेट नहीं है तो हम डायरेक्ट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट करके इसको एक्सपेंस दिखाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बैड डेट्स दिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट की जो भी वैल्यू होगी जो हमें मिली होगी वो हम टू बैड डेट्स करके उसमें नोट करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे इस प्रोविज़न को जो हमने यहाँ बनाया है। वो प्रोविज़न इसमें ऐड हो कर देंगे। ऐड करने का मतलब हमने ऑलरेडी इतना तो लॉस कर चुके हैं, इतना हमने और बुक कर लिया, मतलब बुक किताबों में और डाल दिया है और टोटल वैल्यू से हम P&L में इसको दिखाते हैं। और अगर बैड डेट नहीं है तो हम सीधा टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट करके ये एंट्री कर सकते हैं। ठीक है? और दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा, हम इसको सन्ड्री डेटर्स में से बैलेंस शीट में माइनस कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस तरह के केसेस में क्या होता है, पहले आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ये जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया, ये एक्चुअल में तो एक्सपेंस है नहीं, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये नेक्स्ट ईयर भी शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट ईयर जो लॉसेस होंगे वो हम इन प्रोविजंस के थ्रू एडजस्ट करेंगे, बैड डेट्स में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर रखा है। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, हम फिर से प्रोविजन क्रिएट करेंगे। इसमें क्या होगा, हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन भी होगा नेक्स्ट ईयर में। तो जब हम नेक्स्ट ईयर की बुक्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बैड डेट्स में नया प्रोविजन ऐड करेंगे और जो ओल्ड प्रोविजन है जो लास्ट ईयर हमने बनाया था वो इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने पैसे हम ऑलरेडी पिछले साल बुक्स में प्रोवाइड फॉर कर चुके हैं। तो जब भी आपको एडजस्टमेंट आएगी बुक्स क्वेश्चन में तो नॉर्मली कैसे आएगी, आपको बैड डेट दिया होगा, आपको बुक्स में भी प्रोविज़न दिखेगा और आपको बाहर भी दिया होगा। तो बाहर वाले के लिए मैंने आपको बता दिया हम क्या करेंगे, बैड डेट्स ऐड करेंगे, बैड डेट्स में प्रोविज़न नया प्रोविज़न ऐड कर देंगे जो बाहर दिया है। और जो अंदर दिया है, व्हेन गिवन विदिन द ट्रायल बैलेंस अपार्ट फ्रॉम आउटसाइड एडजस्टमेंट, अगर दिया है, अगर नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये दोनों ऐड कर देंगे। और अगर अंदर भी है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स तो इसका मतलब वो लास्ट ईयर का है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, अमाउंट नीड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल प्रोविजन गिवन एट द एंड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अमाउंट टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये डिटेल में हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब इसको अच्छे से समझ लेंगे, उस टाइम मैं वापस इस स्लाइड पे आके आपको रेफर भी कर दूंगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये भी बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, हमने डेटर्स के लिए डिस्काउंटिंग के लिए प्रोविजन बनाना है। तो ये भी वैसा ही रहेगा, जब हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा तो हम इसको एज एन एक्सपेंस शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में इसको सन्ड्री डेटर्स में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इतनी अमाउंट से हमारे डेटर्स अब हमें रिसीव नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें भी आपको अगर ट्रायल बैलेंस में दिखता है तो इसका मतलब ये पिछले साल का बैलेंस है। तो सेम हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इस साल का ऐड करके उसमें से माइनस कर देंगे जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर मिला होगा और नेट एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन बैलेंस शीट में हम ये एंट्री एज सच करते रहेंगे। बैलेंस शीट में इस साल भी हम उसी अमाउंट से एंट्री करेंगे जिस अमाउंट से हमने इस साल प्रोविजन क्रिएट किया है। ठीक है, आई होप आपको एंट्री क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू दोज डाउट्स। अब नेक्स्ट करते हैं बात मैनेजर्स कमीशन के बारे में। तो वैसे तो ये बहुत सिंपल है इस समझने के लिए। मतलब हम क्या करते हैं, कई बार जो मैनेजर होते हैं उनको कमीशन दे देते हैं और उनको मोटिवेट करने के लिए वो कमीशन हम देते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सर्टन प्रॉफिट्स। सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स अगर हम देते हैं तो पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो हम पहले P&L बना के पूरा प्रॉफिट निकालते हैं और फिर एंड में मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी हम मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करेंगे उसको हम एडजस्ट करेंगे, सिंपल है, P&L अकाउंट में उसको एक्सपेंस की तरह शो कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो एक्सपेंस ही है। और क्योंकि अभी हमने पे नहीं की होगी तो हम इसको लायबिलिटी की तरह बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारी मैनेजर्स कमीशन बुक्स में आ जाएगी। अब इसमें प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम्स क्या आएँगी आपको, इसमें ये होगा कि आपको 2 तरीके से मैनेजर कमीशन हो सकती है। या तो वो आप कहेंगे कि सपोज़ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स
बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है कि उसका जो प्रॉफिट होगा, जो भी नेट प्रॉफिट आया उसका फ्लैट 10% निकालेंगे और वो इसकी कमीशन हो गई। यानी कि हमने उसका कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट था उस पे 10% निकाल दिया है। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको ये कहा जाएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस तरह से कैलकुलेशन करना है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% तो लेना है, लेकिन इस तरह से लेना है कि कमीशन माइनस करने के बाद, माइनस कमीशन के बाद जो आएगा उसका 10% हो। ठीक है? तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं वो हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे कैसे, एडजस्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो अगर हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए रखा है कि इतना परसेंट हमें इंटरेस्ट देना है, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एक्सपेंस की तरह शो कर देंगे। नेचुरल सी बात है, इंटरेस्ट हमने दिया है तो एक्सपेंस है। और इसकी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट में प्लस करके ऐड करते हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके एक एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और अगर ये हमें विद इन द ट्रायल बैलेंस दिया है, इसका मतलब ये एंट्री हम कर चुके हैं। एंट्री क्या होती है इसकी, बेसिकली इंटरेस्ट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, नेचुरल सी बात है, तभी एक्सपेंस आएगा, एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके क्रेडिट करते हैं। तो अगर हमने सपोज़ ये एंट्री कर रखी है इसीलिए ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब ये कैपिटल अकाउंट हमारा ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पी एंड एल में शो करेंगे इसको एज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31st 2017। तो ये हमें कुछ बैलेंसेस दिए हैं, कुछ आगे दिए हैं और ये एंड में हमें कुछ एडजस्टमेंट दी हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एंट्रीज़ क्या-क्या हैं। तो जैसा हमारा प्रोसेस है, हम एक-एक एंट्री देखेंगे और ये नोट डाउन करेंगे कि ये कहाँ जाएगी, और फिर हम सेम वे हम एडजस्टमेंट्स में भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग्स हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है? कैश एट बैंक बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, लोन एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, डिस्काउंट अलाउड पी&एल का पार्ट है, बैंक चार्जेस पी&एल, सैलरीज पी&एल, परचेजेस ट्रेडिंग काउंट, स्टॉक ओपनिंग है अपना, तो ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, कैरिज लिखा है अकेला है तो ट्रेडिंग का पार्ट है, कैपिटल बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव्ड P&L, loans, balance sheet, purchase return trading, sales trading, reserve for bad debts, P&L, creditors, balance sheet, rent and taxes, P&L, general expenses, P&L, plant and machinery, balance sheet, book debts, book debts। अब डेटर्स को बुक डेट्स भी कह देते हैं, तो ये आपका बैलेंस शीट की आइटम आ गई। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो ये हमने सारी नोट डाउन कर ली है कि ये सारी एंट्रीज़ कहाँ जाएँगी। अब इसके बाद बारी आती है एडजस्टमेंट्स की, तो अब एडजस्टमेंट्स का भी देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 70,000, तो इसकी डेबिट साइड की, और मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ कि डेबिट साइड में हम मतलब डेबिट एस्पेक्ट के लिए क्या करेंगे और क्रेडिट एस्पेक्ट के लिए क्या करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक है तो डेबिट एस्पेक्ट इसका होगा कि ये बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड में, और क्रेडिट एस्पेक्ट होगा ये ट्रेडिंग में चला जाएगा। क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन द बुक डेट्स। अब इसका हम क्या करेंगे, 10% एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे। डेबिट साइड में क्या होगा कि ये हमारा एक्सपेंस में पी&एल में चला जाएगा, और क्रेडिट साइड के लिए हम क्या करेंगे, हमारा डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। तो हम इसको एक बार अंडरलाइन कर देते हैं कि इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो इसको कैसे करेंगे मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो बैड डेट्स आ गया, और इससे पहले हमारे पास रिजर्व फॉर बैड डेट्स है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बात करी थी, अगर आपको बुक्स में दिख रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट या रिजर्व फॉर बैड डेट, ये लास्ट ईयर का बैलेंस है और एक ये डेट है, तो हम ये दो पे अंडरलाइन कर लिया कि हमें इन सबको यूज़ करना है इस एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीपेड ₹50। इंश्योरेंस प्रीपेड है मतलब एक्सपेंस हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर रखा है। एक्सपेंस एक्स्ट्रा पे कर रखा है मतलब हमारा ये एसेट है, तो डेबिट साइड में हम इसको एसेट साइड में दिखाएंगे, डेबिट के लिए एसेट साइड में दिखा देंगे, और क्रेडिट साइड में हम अपना एक्सपेंस लेस कर देंगे। तो क्रेडिट साइड का इम्पैक्ट क्या हुआ, हम पी एंड एल में इंश्योरेंस अकाउंट का एक्सपेंस लेस कर देंगे।
सिमिलरली रेंट आउटस्टैंडिंग, ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब रेंट हमारा अब ड्यू है, यानी एक लायबिलिटी है अभी। तो नेचुरल सी बात है, लायबिलिटी है तो एक क्रेडिट साइड में हमारी बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और एक्सपेंस हमारा पी एंड एल में एक्सपेंस को हम बढ़ा देंगे, जो भी हमारा रेंट होगा। तो इंश्योरेंस और रेंट इन दोनों को भी हाईलाइट कर देते हैं। इंश्योरेंस को हाईलाइट कर दिया हमने और रेंट एंड टैक्सेस को हाईलाइट कर लिया। तो इसका मतलब है ये एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। एंड नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू एट 6% पर एनम। हम 6% पर एनम के हिसाब से लोन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और ये इंटरेस्ट हमारा चला जाएगा लायबिलिटी साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एक्सपेंस आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो अब हम इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31st। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। पहले ओपनिंग स्टॉक नोट कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा है 60,220, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री ले ली 60,220। फिर परचेजेस और सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स की सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं 281,500। अब सेल्स हैं तो सेल्स रिटर्न भी देख लेते हैं। तो सेल्स रिटर्न भी आ गई है 1870। तो 281,500 में से 1870 माइनस करके नेट सेल्स ले लेंगे। तो ये 281,500 और सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स अपनी आ गई 279,630। तो क्लोजिंग स्टॉक की हमें 70,000 एंट्री दी है, तो हमने इसको क्या किया है, ट्रेडिंग अकाउंट वाली एंट्री कर दी है 70,000 की। तो ये हमने क्लोजिंग स्टॉक 70,000 डाल के एंट्री कर दी। तो ये हमारा नेचुरल सी बात है क्लोज हो गया, क्योंकि इसमें हम दो ही एंट्रीज डालते हैं, तो इन दोनों का टोटल 349,633 आ गया है। बाकी की भी एंट्री कर लेते हैं। तो परचेज़ की ले लेते हैं एंट्रीज पहले। तो अगर हम परचेज़ की बात करें तो परचेजेज है 199,080 और रिटर्न है 1450। तो ये परचेज 199,080 और रिटर्न है 1450, तो नेट परचेजेज आ गई 197,630। अब हम देखते हैं एक्सपेंस कौन कौन से हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। तो यहाँ से हम क्विकली देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैरेज 5170, तो पहले कैरेज डाल लेते हैं। तो कैरेज 5170, तो ये हमने एंट्री डाल दी। इसके अलावा अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, परचेजेस रिटर्न हम डाल चुके हैं, सेल्स रिटर्न हम डाल चुके हैं। बस, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करके क्लोज कर देंगे। तो ये आप दिख ही रहा है अब हमें कि ये साइड ज़्यादा है, तो ये साइड का टोटल किया, इसको यहाँ ले आए, और ये अब आपका आ गई बैलेंसिंग फिगर विच इज़ ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो इससे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बिगिनिंग में ले जाएंगे और आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट अपना ब्रॉट डाउन कर लिया 86,610, जो हम लेके आए हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है। अब हम एक एक करके पी एंड एल अकाउंट की एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। डिस्काउंट अलाउड है 3960, तो अलाउड है, एक्सपेंस है, वैसे भी डेबिट साइड में है, तो ये एक्सपेंस आ जाएगा 3960। तो इस पी एंड एल में आप यू कैन गो सिक्वेंशली, आप क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने पहले 3960 की एंट्री कर रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड 3960, तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। नेक्स्ट हमारी एंट्री है बैंक चार्जेस 100 रुपीज़ और सैलरी 6420, तो ये दोनों कर लेते हैं। तो ये रहे बैंक चार्जेस 100 रुपीज़ और सैलरीज आ गई 6420। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्काउंट रिसीव 2980, तो ये इनकम है, तो इसको भी डाल देते हैं, डिस्काउंट रिसीव 2980। अब आती बारी रिजर्व फॉर बैड डेट्स की। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स और प्रोविज़न, ये सब हम इकट्ठे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, सबसे पहले हम बैड डेट्स से स्टार्ट करेंगे। तो बैड डेट का एक्सपेंस है 1250। बैड डेट्स हमारा इस क्वेश्चन में है 1250, तो पहले तो हम वो ले लेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे अगर कोई फर्दर बैड डेट्स दी हैं। तो यहाँ पे बैड डेट्स में उन्होंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्रोविज़न बनाने की बात करी है, फर्दर बैड डेट्स नहीं है। तो मतलब बैड डेट्स तो 1250 रहेंगे। अब हम इसमें करेंगे ऐड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स। अब हमें कहा गया कि 10% चाहिए बुक डेट्स का। बुक डेट्स हमारे हैं 82,740, तो इसका 10% जो है वो हमारे होने चाहिए प्रोविज़न। तो इसका 10% हो जाएगा 8274। तो ये हमारा हो गया प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट फॉर दिस ईयर। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये वाला प्रोविज़न भी दिया जो मैंने बताया लास्ट ईयर का, तो ये हमें करना होता है माइनस। तो इनका टोटल आ गया 9524 लेस ओपनिंग प्रोविज़न करके, जो हमारा प्रोविज़न है 4650, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे 4650, और जो बैलेंस आएगा वो हम पी एंड एल में ऐसे दिखाएंगे। बैड डेट्स 1250, सबसे पहले हमने बैड डेट लिया, ऐड न्यू प्रोविज़न 8274 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था,
8274 9524 आ जाएगा। 9524 आपका टोटल आ गया, उसमें से ओल्ड प्रोविजन हमने 4650 माइनस कर दिया और ये हमारी नेट फिगर आ गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारी कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हो गई। इससे हमने बैड डेट की एडजस्टमेंट भी कर ली, हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट भी कर ली, हमने इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एडजस्टमेंट कर ली। ठीक है, तो हमारी ये सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। यहाँ पे आ गया रेंट एंड टैक्सेस। अब रेंट आउटस्टैंडिंग 150 है, तो हम क्या करेंगे, बुक्स में 7680 प्लस 150 ऐड कर देंगे, तो इससे हमारी ये पी एंड एल की एंट्री हो जाएगी। तो यह रेंट टैक्सेस 7680 ऐड रेंट आउटस्टैंडिंग, ये हमने ऐड करके फाइनल एंट्री यहाँ कर दी। नेक्स्ट हमारा है जनरल एक्सपेंसेस 3630, ये एज सच डाल देंगे। जनरल एक्सपेंसेस 3630, पी एंड एल की एक एंट्री रहेगी विच इज़ इंश्योरेंस। प्री पेड है 50, तो प्री पेड है तो हम 750 में से 50 माइनस करेंगे, जो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये एडवांस में पेड है, तो ये वाला हम एंट्री कर देंगे। तो 750 माइनस 50 करके एंट्री फिनिश कर देंगे। तो ये 750 इंश्योरेंस माइनस इंश्योरेंस प्रीपेड, तो 700 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी पी एंड एल की एंट्रीज थी वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम एक बार एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीपेड अब हमारी हो चुकी है, रेंट अब एक रह गया, इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ ड्यू एट 6% पर एनम। तो हमारा लोन कितना है, तो लोन हमारा है 15,000, तो 15,000 का 6% आपका आ जाएगा 900। तो 900 रुपये से हम पी एंड एल में डेबिट एंट्री कर देंगे, एक्सपेंस क्रिएट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 900। तो इससे अब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, अब सिर्फ बैलेंस शीट बची है। तो अब हम पी एंड एल का बैलेंस क्लोज कर देंगे, इन दोनों का टोटल किया 89590। अब बैलेंसिंग फिगर जो है ये आपका आ गया है नेट प्रॉफिट 61,176। ये अब जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे बैलेंस शीट की तरफ। तो ये रही बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। तो पहले हम एसेट साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो एसेट साइड में हमारे जो भी बैलेंसेस हैं लिक्विडिटी के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कैश एट बैंक है पहला 13870, तो पहले ये एंट्री कर लेते हैं कैश एट बैंक। फिर है अपना बिल्स रिसीवेबल 1860, तो कैश एट बैंक 13870 और फिर बिल्स रिसीवेबल 1860, ये दो पहले कर लेते हैं। बुक डेट्स की एंट्री कर लेते हैं। बुक डेट है 82740 और इसमें हमें ये वाली एक एंट्री एडजस्टमेंट करनी है, तो ये भी हम कर देंगे। 10% प्रोविजन जो हमने क्रिएट करना था वो माइनस कर देंगे। तो 82740 माइनस प्रोविजन था 8274, तो ये माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 82740 और प्रोविजन हमने माइनस कर दिया 8274, तो नेट फिगर हमारी हमने यहाँ डाल दी। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम पी एंड एल में एडजस्टमेंट्स करते हैं तो हम ओल्ड नया प्रोविजन ऐड करके लेस ओल्ड प्रोविजन करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर की आइटम थी, ये जो रिजर्व फॉर बैड डेट था, तो ये एक ही जगह पे जाना था, तो वो हमने पी एंड एल में इसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर ली है। अब बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बुक डेट्स भी कंप्लीट हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक 70,000 एंड में लिखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक 70,000 हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 42,580, फर्नीचर 5130, ये ऐसा डाल देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 42,580, फर्नीचर 5130। तो इस तरफ की हमारी ड्राइंग्स के अलावा सारी एंट्रीज हो गई हैं। इधर कैपिटल है, इधर लोन्स है, ये और इधर क्रेडिट, ये सारी लाइबिलिटीज़ हैं। अब एसेट साइड में यहाँ बस प्लांट एंड मशीनरी 31640, बस एक एंट्री बची है, तो प्लांट एंड मशीनरी 31640 डाल देते हैं, 31640। अब हम एडजस्टमेंट में देख लेते हैं क्या क्या बचा है। इंश्योरेंस प्रीपेड 50, तो ये वाली एंट्री भी हम कर देते हैं, एसेट बन जाएगा 50 रुपीज़ से। तो इंश्योरेंस प्रीपेड ₹50 करके हमने एसेट बना लिया, तो हमारी एसेट साइड कंप्लीट होगी। इसका टोटल कर लिया, वो आ गया 239,596। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स की एंट्री कर लेते हैं 18670। ठीक है, अब बाकी की एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। तो बाकी के एडजस्ट में लोन आ गया 15,000, इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ ड्यू 900 का लोन इंटरेस्ट भी है, तो ये 900 ऐड हो जाएगा। तो लोन पे हमने 15,000 एंट्री करी और 900 इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड करके इसको 15,900 पे शो कर दिया। रेंट आउटस्टैंडिंग 150, तो रेंट आउटस्टैंडिंग 150 रुपीज़ की हमने एंट्री डाल दी। अब कैपिटल पे आ जाते हैं। कैपिटल हमारा है 150, तो 150 से स्टार्ट करेंगे, ड्राइंग 6300 माइनस करेंगे और प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट, 150 से हमने स्टार्ट किया। प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला था 61176, ये ऐड हो जाएगा
और ड्राइंग्स जो हैं वो लेस हो जाएंगी, तो ये आपका आ गया नेट कैपिटल। तो इस सब का टोटल किया तो 239596। तो इससे अब हमारी बैलेंस शीट हो गई है टैली, दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। तो हमने ये सारी ट्रांजैक्शंस कर ली हैं, ये रेंट आउटस्टैंडिंग भर ली। तो दिस इज़ हाउ वी डू प्रैक्टिकली क्वेश्चंस ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो आई होप आपको ये अप्रोच अच्छी लगी होगी। इस अप्रोच से गलती होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। द फॉलोइंग वर द बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ योगिता एज ऑन 31 मार्च 2026। तो क्विकली एक बार देख लेते हैं। ये कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस शीट, परचेजेस ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ड है तो ट्रेडिंग, वेजेस हैं तो ट्रेडिंग, फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग, कैरिज ऑन सेल्स, तो सेल्स कैरिज आउटवर्ड हो गया तो ये पी एंड एल, कैरिज ऑन परचेजेस ट्रेडिंग का पार्ट होगी, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, बिल्डिंग बैलेंस शीट, फ्री होल्ड लैंड बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में है, कैपिटल बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, रेंट पी एंड एल अकाउंट, मशीनरी बैलेंस शीट, सैलरीज पी एंड एल, पेटेंट्स बैलेंस शीट, जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल, इंश्योरेंस पी एंड एल, ड्राइंग बैलेंस शीट, डेटर्स बैलेंस शीट। ठीक है। Taking into account the following adjustment, prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st of March 2026। अब ये हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट स्टॉक की है, तो सेम वही करेंगे। स्टॉक में हमें स्टॉक का हम क्या करेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और एक जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% एंड पेटेंट 20%। तो मतलब एक हमारा डेप्रिसिएशन क्रिएट हो जाएगा, पी एंड एल में डेप्रिसिएशन आ जाएगा एक एंट्री, और बैलेंस शीट में ये एसेट में से माइनस कर देंगे। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें मशीनरी पे और पेटेंट्स पे, तो मशीनरी और पेटेंट्स को हमने अंडरलाइन कर दिया कि इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च अमाउंटिंग टू ₹1500 वर आउटस्टैंडिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों तरफ जाएगा। तो 1500 सैलरीज हैं, तो सैलरीज में भी हमें एडजस्टमेंट करनी है। इंश्योरेंस इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ 170 ऑन अ पॉलिसी एक्सपायरिंग ऑन September 30th 2026। तो ये प्री पेड इंश्योरेंस है। ठीक है, हमने 30 सितंबर तक का प्रीमियम पे किया है। तो इंश्योरेंस को भी अंडरलाइन कर देते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट भी अभी करनी है। फर्दर बैड डेट्स आर 725, क्रिएट अ प्रोविजन एट 5%। तो हमारे पास क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं है, लेकिन लिखा है कि फ्रेश बैड डेट्स आएंगे और हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। तो डेटर्स को भी हम अंडरलाइन कर देंगे। इसमें भी दोनों एंट्रीज करने वाली हैं, एक पी एंड एल की, एक बैलेंस शीट की। बैड डेट्स में भी पी एंड एल और बैलेंस शीट की दोनों आइटम्स हम करेंगे। रेंट रिसीवेबल 1000 है, तो रेंट को भी अंडरलाइन कर देते हैं कि अभी हमें रेंट रिसीव होना बाकी है। ठीक है, तो इसमें भी एक बैलेंस शीट की आइटम आ जाएगी, एक पी एंड एल की आइटम आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2026। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 5760। तो ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया 5760। फिर सेल्स एंड परचेजेस देख लेते हैं। सेल्स हमारी है 98780 और रिटर्न इनवर्ड है 680। तो नेट सेल्स यहाँ से आ जाएगी। तो सेल्स ले ली 98780 और रिटर्न इनवर्ड 680 माइनस कर दिया, तो 98,100 की नेट सेल्स आ गई। और इधर क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट वाली एंट्री हमने 6800 कर ली है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 6800। अब उधर परचेजेस ले लेते हैं। परचेजेस हमारी है 4675 और रिटर्न है 500 की। तो ये दोनों कर लेते हैं। परचेजेस 4675, रिटर्न 500, नेट परचेज हमारी आ गई 4175। अब हम देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की कौन कौन सी एंट्रीज हमें करनी है। परचेज कर ली, इन रिटर्न इनवर्ड हो गई। वेजेस आ गई 8480, फ्यूल एंड पावर 4730। पहले ये दो कर लेते हैं। वेजेस 8480, फ्यूल एंड पावर 4730। फिर आ गया आपका कैरिज ऑन परचेजेस 2040। कैरिज ऑन परचेजेस 2040। तो हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो हमने टोटल किया 1,04,900, ये टोटल आ गया। और इन सब का टोटल करने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 43715। इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं पी एंड एल अकाउंट में। तो हमारा अब पी एंड एल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो पी एंड एल की एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। तो पी एंड एल की पहली है कैरिज ऑन सेल्स 3200। तो ये रहा कैरिज ऑन सेल्स 3200, पहली एंट्री हमने ये कर ली। फिर हमारा पी एंड एल का है रेंट 9000। तो रेंट 9000 क्रेडिट है, मतलब रिसीव हुआ है, और इसकी एडजस्टमेंट क्या है 1000 रिसीवेबल है। तो 9000 प्लस 1000 कर लेंगे। तो
पहले 9000 को भी क्रॉस कर देते हैं और P&L इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा रेंट आ गया 9000 एंड अक्रूड रेंट 1000, टोटल 10000 आ गया। तो हमारा ये रेंट कंप्लीट हो गया। तो इस साइड की P&L की सारी एंट्रीज आ गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सैलरीज है 15000, सैलरी में हमारी एडजस्टमेंट क्या है, 15000 आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी में 15000 प्लस 1500, तो सैलरीज 15000 प्लस 1500, 16550, ये एंट्री हमारी आ गई। सैलरीज के बाद हमारे पास आ गया है जनरल एक्सपेंसेस 3000, तो ये एज सच डाल देंगे। जनरल एक्सपेंसेस 3000 आ गए। फिर हमारा आ गया इंश्योरेंस, जिसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है, तो इंश्योरेंस 600 है। अब ये जो प्रीमियम है 170 रुपीज़ है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रीमियम है, ये 1 साल के लिए पे किया होगा, तो यानी हाफ ईयर का प्रीमियम अभी बचा है। हम 31 मार्च तक की बुक्स बनाएँगे, सितंबर तक हमारे फर्दर 6 मंथ्स बचे हैं, तो इसका 50% मतलब 85 जो है, वो हमारा एक्स्ट्रा पेड है, मतलब एक प्रीपेड एक्सपेंस है 85 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, 600 में से 85 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो ये रहा इंश्योरेंस 600 और इसमें से प्रीपेड 85 पोर्शन हमने माइनस कर दिया और नेट फिगर यहाँ ले आए। तो अब हम एडजस्टमेंट्स के देख लेते हैं कौन-कौन सी बची हैं। डेप्रिसिएशन मशीनरी का है 10% और पेटेंट का है 20%। तो मशीनरी 20,000 है, तो इसका 10% 2000 आ जाएगा। पेटेंट्स का 20% है, तो इसका आ जाएगा 1500। तो डेप्रिसिएशन में ये दोनों ऐड कर देंगे 2000 प्लस 1500, तो और उसकी P&L में एंट्री कर देंगे। तो ये रहा डेप्रिसिएशन 2000 मशीनरी पे, प्लांट पे 1500, 350 की हमारी इसकी एंट्री होगी। अब हमारी एक एडजस्टमेंट बची है, वो है बैड डेट्स की। तो बैड डेट्स P&L में तो नहीं दिए, तो हम सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे। 725 पहले बैड डेट्स ऐड नोट करेंगे और उसमें प्रोविज़न ऐड कर देंगे। अब 725 हमारे बैड डेट्स हैं, तो 14,550 जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें से 725 माइनस हो जाएँगे बैड डेट्स। तो इसमें से माइनस 725 करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 13,775 और इसका 5% जो है वो आ जाएगा आपका 689। तो अब हम क्या करेंगे, 725 से P&L में एंट्री करेंगे और प्लस ये जो प्रोविज़न है 689 का, ये ऐड कर देंगे। तो ये रहा फर्दर बैड डेट 725 एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे डाल देंगे। अगर हमें क्वेश्चन में पुराना यहाँ कोई बैड डेट दिया होता प्रोविज़न, तो हम उसको माइनस कर देते इसमें से, लेकिन वो ऐसा कोई प्रोविज़न हमें दिया नहीं है। तो हमारा ये P&L की ये वाली एंट्री भी हो गई है। तो अब हमारी प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। अब हम इसको क्लोज़ कर लेंगे, तो इसका टोटल 53,715 आ गया। इसको टोटल को कैरी फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे। अब इन सब का टोटल इसमें से माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई नेट प्रॉफ़िट 25,586। तो 25,586 आपका प्रॉफ़िट आ गया, जो कि हम कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे। तो अब बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, तो पहले एसेट साइड स्टार्ट कर लेते हैं। तो एसेट साइड में बैलेंस शीट पे हमें कैश इन हैंड 540, कैश एट बैंक 2630। तो पहले ये दो एंट्रीज कर लेते हैं। कैश इन हैंड 540, कैश इन बैंक 2630। इसके बाद डेटर्स देख लेते हैं। डेटर्स में 1450 में से हमें ये माइनस 725 एक करना है, क्योंकि ये दोनों साइड की एडजस्टमेंट हमें करनी है। और ये जो हमने 689 प्रोविजन क्रिएट किया है, ये अलग माइनस करना है। तो 14500 में ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 689 एंड 725। तो सन्ड्री डेटर्स 14,500 लेस फर्दर बैड डेट 725 एंड प्रोविजन 689। तो ये आपकी आ गई फिगर 13086। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक 6800, बैलेंस शीट का ये भी ले लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमने ले लिया 6800। बिल्डिंग 32,000, फ्री होल्ड 10,000, फ्री होल्ड लैंड 10,000। तो ये बिल्डिंग 32,000, फ्री होल्ड लैंड 10,000। तो मशीनरी 20,000 माइनस 2,000 डेप्रिसिएशन का माइनस कर देंगे, और पेटेंट्स में 7,500 है, उसमें 1,500 डेप्रिसिएशन का माइनस कर देंगे। तो ये रही मशीनरी 20,000 में से 2,000 डेप्रिसिएशन 18,000, और पेटेंट 7,500 में 1,500 डेप्रिसिएशन 6,000 हमारी वैल्यू आ गई। इंश्योरेंस इंक्लूड, ये प्रीपेड इंश्योरेंस 85 रुपीज़ हमारा एसेट है, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो ये इंश्योरेंस प्रीपेड 85 रुपीज़, ये एंट्री भी आ गई अपनी। इसके अलावा रेंट रिसीवेबल है हमारा अभी 1000 रुपीज़, तो ये भी एसेट है, तो ये भी ऐड कर लेते हैं। तो रेंट अक्रूड और रिसीवेबल 1000, ये एंट्री आ गई है। तो अब हमारी
सारी एंट्रीज आ गई हैं। तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल इसका आ गया 91,90,141। अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। तो पहले क्रेडिटर्स ले लेते हैं 6,300। तो क्रेडिटर्स आपके आगे 6,300। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,500। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,500 आ गया। अब हम कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करेंगे। कैपिटल 62,000। ड्राइंग है 5245 और प्रॉफिट है 25,586। तो ये ड्राइंग कैपिटल 62,000, उसमें 25,586 ऐड कर दिया। ड्राइंग हमारी 5245। नेट हमारा टोटल कैपिटल आ गया 82,341। तीनों को टोटल किया, टोटल आ गया 90,141। तो ये हमारा टैली हो गया। सो दैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों आज हम ये 2 एग्जांपल्स ही करेंगे। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम जो फाइनल अकाउंट्स की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो क्यों करते हैं, वो एडजस्टमेंट्स क्या-क्या कर होती हैं, उनको कैसे किया जाता है, और एंड में हमने डिस्कस किया कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि इन एडजस्टमेंट्स को प्रैक्टिकली करते कैसे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।